प्रश्न क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1907। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। कांग्रेस फूट को भी कहते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत फूट, यानी कि कांग्रेस का सूरत फूट, ये सूरत फूट भी इसको कहते हैं। और इसमें हुआ क्या था, कांग्रेस जो है दो दल में विभाजित हो गया था। एक तो गरम दल में भी आया, गरम दल में, और दूसरा जो हुआ वो हुआ नरम दल। गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो विभाजन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। अगर हम लोग गरम दल के बारे में बात कर ले, तो गरम दल के जो नेता थे वो थे लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। ये लाल बाल पाल में कौन कौन है? लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पॉल से हो गया बिपिन चंद्र पॉल। ये जो लोग थे वो गरम दल के नेता थे। इसके अलावा एक और नाम याद रखिए गरम दल के नेता में, अरविंद घोष। अरविंद घोष भी जो थे ना, वो गरम दल के नेता थे, अरविंद घोष। यहां से भी कई बार प्रश्न देखने के लिए मिला कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी नेता गरम दल से संबंधित थे। उसमें से ये तो आप लोगों को पता रहता है कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। इसके अलावा कौन है? अरविंद घोष है। ये चारों लोग जो थे मुख्य रूप से वो गरम दल के नेता थे। और कांग्रेस का जो सूरत फूट हुआ था, इसमें से ये लोग अलग हो गए। वैसे लेकिन कांग्रेस का जो फूट हुआ 1907 में, फिर से मिलन भी हुआ। ये जो मिलन होता है 1916 ईस्वी का, जब लखनऊ अधिवेशन होता है, तो इस लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के सहयोग से ये गरम दल और नरम दल पुनः एक हो जाता है। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था, वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के सहयोग के कारण कांग्रेस फिर से क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था। थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में समझ लीजिए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, है ना। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। मुंबई में हुआ था इसका स्थापना, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। वैसे इसका जो अधिवेशन होने वाला था, पहला अधिवेशन, वो पुणे में होने वाला था। पुणे में 1885 में बहुत ज्यादा बीमारी आ गया था, ये प्लेग बीमारी, जिसके कारण कि इसके स्थान को हस्तांतरित किया। और कहां पर इसका अधिवेशन हुआ? वो हुआ मुंबई का तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। वहीं पर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम, जो एक आईसीएस सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त थे, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। और ये जो है ना, एक तरह से भारत के लोगों को एक ऐसा मंच दिया था, इस मंच के माध्यम से अपनी बातों को अंग्रेज सरकार तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885। और ये जो अधिवेशन होता था, प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, और प्रत्येक वर्ष जो अधिवेशन होता था वो अलग अलग जगह पे होता था। जैसे मुंबई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर चेन्नई में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ। हर जगह हर वर्ष अलग अलग इसका अधिवेशन होता था। इसी क्रम में 1907 में जो अधिवेशन हो रहा था, वो कहां पर हो रहा था? सूरत में। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार क्या हुआ, दो दल में विभाजित हो गया। एक दल हो गया गरम दल, दूसरा दल हो गया नरम दल। और इस गरम दल में जो मुख्य रूप से जो नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। और जो भी उधर बच्चे वो सारे नरम दल में थे। ये कुछ जानकारी हो गया आपको कांग्रेस से 1907 का सूरत अधिवेशन से। किस भाषा का शब्द है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके साथ में इसको भी देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। और इसका जो खोज किया था राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी।
राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर है ना। ये वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला भी। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। केवल अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तब हम लोग आंसर कर देंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर प्रश्न में पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो आंसर क्या आ जाएगा? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ये ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा के अंदर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और वैसे अगर सामान्य प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं मृतकों के टीला। इसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ये किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये किस प्रकार की भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का ये शब्द है, सिंधी भाषा। ये कुछ संबंधित प्रश्न हो गया मोहनजोदड़ो से संबंधित। आकाश नीति किस प्रधानमंत्री के समय लाया गया था? मुक्त आकाश नीति किस प्रधानमंत्री के समय लाया गया था? सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं मुक्त आकाश नीति है क्या। मुक्त आकाश नीति मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनी से संबंधित है, जो कि विश्व के कई अलग अलग देशों में विमान सेवा करती है, विमान सेवाओं को देती है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने। उसी से संबंधित है विमान मुक्त कंपनी, यानी विमान मुक्त आकाश नीति। मुक्त आकाश नीति विमान सेवाओं से संबंधित है। और ये विमान सेवा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, देश में नहीं, राष्ट्र में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं से संबंधित है मुक्त आकाश नीति। इसकी शुरुआत होती है 1992 में। किस वर्ष? 1992 में। और हम लोगों को पता ही कि 1992 में जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिंहा राव। पीवी नरसिंहा राव। तो इन्हीं के समय में ये शुरू हुआ था मुक्त आकाश नीति। किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय विमान से। अंतरराष्ट्रीय विमान जो सेवा देती थी उसी से संबंधित है। किस प्रधानमंत्री के समय शुरू किया गया था? पीवी नरसिंहा राव। कब? 1992 में। ठीक है। ये प्रश्न क्या है? भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ? रेलवे सेवा के बारे में पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई। अगर बात कर लेते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। और ये कहां से? मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। दूरी जो तय किया था, कुल दूरी, वो दूरी था 34 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा जो इस ट्रेन का नाम था, इस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। रेल का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो इस तरह से भारत में पहली रेल जो चली 16 अप्रैल 1853 को। और पहली जो रेल चलवाने का श्रेय जाता है तो लॉर्ड डलहौजी। ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलवाया था। वो कब? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। कुल दूरी था वो
34 किलोमीटर। रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत में रेल जो जोन है, जोन की संख्या अभी कितना है? जोन की संख्या है 18, ध्यान रखिएगा। वैसे भर्ती बोर्ड 21 है, ध्यान में है। किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? यानी किस बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं? पहले इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का अन्य नाम जो था वो था नहावा शोभा बंदरगाह। नहावा शोभा बंदरगाह। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, है ना, मे भी हो सकता है मिस्टेक हो जाए। कंटेंट देखिए, किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? तो ध्यान रखना है नहावा शोभा बंदरगाह। और ये जो नहावा शोभा बंदरगाह है ये कहां पर है? मुंबई में। कहां है? मुंबई में। और साथ में ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा शोभा बंदरगाह। इसी का अब नाम हो गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा शोभा बंदरगाह। अब इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहां पर है? मुंबई के अंदर। इसके साथ में एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ये है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, इसी को पतन कहते हैं, पारादीप पतन। और ये जो है पारादीप पतन ये उड़ीसा में, कहां पर है? उड़ीसा में। अगर नदी की बात करें किस नदी पर है? ये महानदी पर है, महानदी। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, जो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर। वैसे आप लोगों के लिए जो प्रश्न था, किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया, वो है नहावा शोभा बंदरगाह, जो कहां पर है? मुंबई में है। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा शोभा बंदरगाह। इसी का अन्य नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई में है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। क्लियर है?